बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नज़र आ रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, स्वाति का कमेंट है कि सर जो कॉजेज़ ऑफ कैंसर हैं उनको, अच्छा कॉजेज़ ऑफ कैंसर। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कॉजेज़ ऑफ कैंसर का जो मेन कारण होता है ना, वो बेटा एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट जो कार्सिनोजेंस होते हैं। क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो एजेंट होते हैं बेटा जो कैंसर को काज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी जाएगी तो वहाँ से भी आप रिपीट कर सकते हैं। वैसे मैंने वो वाली क्लास भी बेटा यूट्यूब पे डाली थी, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको वहाँ पर 3 एजेंट बताए थे। कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर फिजिकल एजेंट थे कुछ, है ना, कुछ केमिकल थे और कुछ बायोलॉजिकल थे। तो तीनों एजेंट थे। अब फिजिकल एजेंट में हमने आपसे क्या कहा था? जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशंस आती थी, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशंस आती थी। आयोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था गामा रेज, एक्स रेज, और नॉन आयोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था यूवी रेज। ये क्या करती हैं? ये डीएनए को डैमेज करती हैं, जिससे उसमें क्या होता है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब डीएनए आपका डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पर नियोप्लास्टिक क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब केमिकल वाले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सीधे सीधे टोबैको आप याद रखो, तम्बाकू याद रखो। उसमें केमिकल कार्सिनोजन होते हैं और उससे क्या होता है? लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल वाला भी आपको मैंने बताया था। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है फिजिकल और बायोलॉजिकल से, तो बायोलॉजिकल में क्या होता है? यहाँ पर कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ ऑन्कोजेनिक, है ना, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। अभी जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं उनमें जीन होते हैं जो वायरल ऑन्कोजेनिक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑन्कोजेनिक वायरस कहाँ पर काम करते हैं? बायोलॉजिकल कैंसर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेल्स में भी कई ऐसे जीन्स पता लगे हैं जिनमें हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, जिन्हें हम CONC कहते हैं। हमने आपको बताया था, उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। तो जब नॉर्मल सेल्स में क्या हो जाएगा? जब भी नॉर्मल सेल्स में CONC क्या हो जाएगा? CONC एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सेल ऑन्कोजेनिक हो जाएगी, ठीक है। तो यही कैंसर के कॉजेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिक्कत? हाँ बेटा स्वाति, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है ड्रग और एल्कोहल यूज़। उसके बाद आपके क्लास 12th की जो, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद 9th टॉपिक आपके टर्म 2 में नहीं है। टर्म 2 में आपका 10th टॉपिक है। तो हम लोग वहाँ पर 10th टॉपिक को भी देखेंगे, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ को समझते हैं। देखो, कई आंकड़ों से ये हमको पता लगता है कि ड्रग और एल्कोहल का यूज़, या मोस्टली देखेंगे स्पेशली यूथ में क्या हो रहा है? ये राइज कर रहा है, इसका यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है। और ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इसके कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और गाइडेंस दिया जाए तो यूथ इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना लेंगे, ठीक है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो लोग फॉलो करेंगे। अब मोस्टली किन ड्रग्स को एब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली किन ड्रग्स को एब्यूज किया जाता है, अगर उनकी बात करें तो ओपॉइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, और कोका एल्केलॉइड्स होते हैं। याद रखना, 3: ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलॉइड्स, ठीक है। ये 3 ड्रग्स क्या हैं? ये मोस्टली वाइडली इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब अगर आप देखें, जो अधिकांश है ना वो फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। जो अधिकांश ड्रग्स है ना वो फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे हैं जो फंगे से भी मिलते हैं, जो कवक से भी प्राप्त होते हैं, फंगस से भी मिलते हैं। तो हम लोग अब ओपिओइड्स को देखते हैं, ठीक है। ओपिओइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो ओपिनॉइड्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
में प्रेजेंट स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स। ठीक है। अब हीरोइन को ले लो, हीरोइन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में फिगर है 8.7। हीरोइन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली इसको स्मैक कहा जाता है। हीरोइन को क्या कहा जाता है कॉमनली? इसको स्मैक कहा जाता है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपको। हीरोइन को क्या कहते हैं बेटा? इसको कॉमनली इसको हो गया ये सिस्टम में, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब हीरोइन के बारे में बात करें। ये केमिकली क्या होता है? ये केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फिन है। पूछते हैं क्वेश्चन, डाई एसिटिल मॉर्फिन का अदर नेम क्या है? तो हीरोइन कहते हैं उसको, या फिर स्मैक कहते हैं। हीरोइन कहीं पर लिखा हो, स्मैक लिखा हो, या डाई एसिटिल मॉर्फिन लिखा हो। ठीक है, ये वाइट होती है, सफ़ेद होती है, बिल्कुल ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, विटर होती है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। लोग इसको रखकर सूंघते भी हैं। ठीक है, इसको पुड़िया बना के आपने फिल्मों में देखा होगा, इसको सूंघते हैं। ये बहुत हार्मफुल है, ये आपकी ज़िंदगी ले सकती है, आपको तबाह कर सकती है। ठीक है, इसलिए बच्चों इसका यूज़ धोखे से भी किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भी इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं। ठीक है, क्योंकि किसी को भी ड्रग्स नहीं, बाकी सब कुछ करिए, ड्रग्स बहुत हार्मफुल है। ड्रग्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी नशे का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत हार्मफुल है। अब बात करते हैं हीरोइन को प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा था, आपकी उसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था वो हीरोइन का ये है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। अब हम लोग मॉर्फिन को समझते हैं। 8.7 स्ट्रक्चर है आपका। अब मॉर्फिन में बच्चों क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। यहाँ पर NCH3 है और यहाँ पर OHHO और OH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मॉर्फिन है, ये जनरली आप देखेंगे तो हीरोइन को समझते होंगे आप। हीरोइन को मॉर्फिन के क्रिस्टल से प्राप्त करते हैं। कैसे? मतलब उस क्रिस्टल को फॉर्मेशन कहते हैं एसिटिलेशन से प्राप्त करते हैं। हीरोइन को मॉर्फिन के एसिटिलेशन से प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा इसको समझिए। और मॉर्फिन देखा जाए तो पॉपी प्लांट पेपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स से निकलता है। मॉर्फिन किससे निकलता है? ठीक है, एक पॉपी प्लांट है पेपावर सोमनिफेरम, उसके लेटेक्स से निकलता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। तो जनरली अगर आप देखें, वो स्नॉटिंग और इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। इसको स्नॉटिंग और इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और हीरोइन एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिप्रेसेंट कहते हैं, डिप्रेसेंट है। तो हीरोइन क्या है? हीरोइन एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया कि हीरोइन है वो मॉर्फिन के एसिटिलेशन से मिलता है, और मॉर्फिन जो मिलती है वो पॉपी प्लांट पेपावर सोमनिफेरम से मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब जनरली इसको किस लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको स्नॉटिंग के थ्रू और इंजेक्शन के थ्रू इसको लेते हैं। हीरोइन क्या है? एक डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है बच्चों? स्लो कर देता है। ठीक है, इसलिए लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। ये है आपका वो ओपियम पॉपी। ठीक है, पेपावर सोमनिफेरम। इसी के लेटेक्स से क्या निकालते हैं? मॉर्फिन। इसी से मॉर्फिन निकाली जाती है। ठीक है, अब समझिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कैनोवाइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबाइड्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ केमिकल है। अभी हम लोग इसका भी फिगर देखेंगे 8.9 में। इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। वो स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, कुछ कुछ ऐसा होगा, है ना, जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसके OH जुड़ा होगा और यहाँ से ये कुछ ऐसा होगा बच्चों।
और ये बेंजीन की रिंग में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन को आप जोड़ दीजिए और ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर होता है। कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये ठीक है। तो ग्रुप ऑफ केमिकल है बेटा कैनाबिनॉइड्स। ये वो ग्रुप है जो मेनली ब्रेन में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। हमारे ब्रेन में जो कैनाबाइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनसे ये उससे इंटरेक्ट करता है। तो जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये कहाँ से मिलता है? ठीक है, एक प्लांट होता है कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से ये मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? कैनाबिस सैटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से ये मिलता है, मतलब उसके फ्लोरल या उसके फूल से ये मिलता है। ठीक है। अब इसके जो कैनाबिस प्लांट्स के जो फ्लावर का टॉप देखो, उसकी लीव्स और रेजिन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला मिलता है इससे मारिजुआना, हसीस भी इसी प्लांट से मिलता है, चरस इसी से मिलता है, गांजा इसी से मिलता है। तो कैनाबिस जो प्लांट है, जो कैनाबिस का प्लांट है, ये बहुत देखा जाए खतरनाक प्लांट है। इससे मारिजुआना भी मिल रहा है, इससे हसीस भी मिलता है, इससे चरस भी मिलता है और इसका गांजा भी मिलता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग स्टेजेस से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ये देखा जाए तो मेनली जो इसका यूज़ करते हैं इनहेलेशन के थ्रू करते हैं, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। ठीक है, या तो इसको पीते हैं, मुंह से खाते हैं ड्रग्स के रूप में, या इनहेल करते हैं, सांस के थ्रू उसको अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से लिए जाने वाले ड्रग्स हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर देते हैं, हमारे हार्ट को ये इफेक्टेड करते हैं। अब हमने आपको बताया, अब एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जिसे हम लोग कहते हैं कोकेन। कोकेन को और देख लेते हैं यहाँ पर। कोकीन को देखें तो कोकीन एक एल्केलॉइड है। क्या है? कोकीन एक बेटा एक एल्केलॉइड होती है। ठीक है, और ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जो कोका प्लांट से मिलती है, जिसको कोका प्लांट का पूरा नाम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका, याद रखिएगा। तो कोकीन क्या है? एक एल्केलॉइड है जो कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलती है। मेनली अगर आप ये देखेंगे तो साउथ अमेरिका का ये प्लांट है। अगर आप मेनली इस पर गौर करें तो कहाँ का प्लांट है ये बेटा साउथ अमेरिका का प्लांट है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें बड़ी समझने की है कि यह एक न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेस करता है। ये क्या करता है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामाइन। ठीक है, ये डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। अब जब इसको ये इंटरफेयर कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अब देखो कोकीन, जिसे आप कोका कहते हो, कोक कहते हो, ये यूजली क्या करता है? सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है। इसे स्नॉर्टेड कहते हैं, स्नॉर्टेड, यूजली स्नॉर्टेड का मतलब होता है सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है। और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। और ये क्या कर देता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। इससे आपको यूफोरिया का एहसास होता है। यूफोरिया मतलब बहुत अच्छा फील होता है और हाई एनर्जी की फीलिंग आती है। शुरू में आती है, बाद में ये एडिक्टिव हो जाता है, उससे डेथ भी हो सकती है, याद रखिएगा। और ये हाई एनर्जी की फीलिंग आती है। और कोकीन की जो एक्सेस डोज लेने से आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें तो आप भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे, हेलुसिनेशंस में चले जाएंगे। एक दूसरी प्रकार की दुनिया ही है, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार की सेम प्रॉपर्टी अगर आप जानें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आप एट्रोपा वेलाडोना कहते हो, एक प्लांट है एट्रोपा वेलाडोना, और एक प्लांट है धतूरा। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे दो प्लांट्स और हैं। अब आजकल देखा जाए तो कैनाबिनॉइड्स स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि वो कौन सी ड्रग है
जिसका स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो वो कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है, अब और भी कई ड्रग्स हैं, अब उनकी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आखिर इसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। ठीक है, वो हार्ड ड्रग्स की हम लोग बात करते हैं और चीज़ों को समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस और इसके अलावा एक है बेंजोडियाजेपाइंस, और इसी से मिलती जुलती कुछ और ड्रग्स भी हैं जिनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, ठीक है, बेंजोडायाजेपाइंस और कुछ इसी प्रकार की अदर सिमिलर ड्रग्स हैं जिनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे इन मेडिसिन्स का यूज़, ठीक है, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे मेंटल इलनेस होती है उनके पेशेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन और इंसोम्निया के जो पेशेंट होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका भी एब्यूज होने लगा ऑफ्टन, मतलब देखा जाए तो दुरुपयोग होने लगा। अब मॉर्फिन की बात कर लो, जैसे मॉर्फिन बहुत ही जो है एक इफ़ेक्टिव सेडेटिव है और एक पेन किलर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। जब आर्मी वगैरह में किसी को गोली लग जाती है ना तो लोग मोस्टली मॉर्फिन के इंजेक्शन देते हैं और जान में दे देते हैं तुरंत। ठीक है, तो जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत यूज़फुल मानी जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार की बात करें, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाले भी कई प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड का पूरी दुनिया में एक फोक मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। धार्मिक उत्सवों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है और रिचुअल्स में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है, पूरी दुनिया में लगा, खासतौर पे आदिवासियों में भी इसका प्रचलन है। अब ये मेडिसिनल यूज के बजाय दूसरे पर्पज़ से ली जा रही है। ठीक है, पहले मेडिसिनल यूज में ली जाती थी, अब ये दूसरे पर्पज़ से ली जा रही है कि व्यक्ति के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, तो जब कोई मेडिसिन इस तरह से ली जाए कि वो व्यक्ति के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दें तो इसको कहते हैं ड्रग एब्यूज़। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चों ड्रग एब्यूज़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्मोकिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल का एब्यूज़ कैसे हो रहा है, और एडिक्शन और डिपेंडेंस को देखेंगे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे उसके एल्कोहल एब्यूज़ के। चलो बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।